नमस्कार साथियों, जैसा कि कोरोना काल का जो संकट चल रहा है और इस संकट काल में गजानन क्लासेज तिमरी द्वारा जो निःशुल्क ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही है, बहुत बेहतरीन और सराहनीय प्रयास गजानन क्लासेज द्वारा किया जा रहा है। इस निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज में मैं भी ये प्रयास करूंगा कि राज्य व्यवस्था के संबंध में जो सामान्य जानकारी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो जानकारी आप तक पहुंचे और आपको कोरोना का संकट काल में घर बैठे इस जानकारी का जो लाभ जो है प्राप्त हो सके। इसी क्रम में आज मेरी पहली क्लास है और मेरी प्रथम क्लास में मैं सीधा संसद, भारत की जो संसद है, इस संसद के संबंध में सामान्य जानकारी, संसद की जो सामान्य जानकारी है उसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं टॉपिक की ओर। आज हमारा टॉपिक है संसद, जिसको हम विधायिका कहते हैं, व्यवस्थापिका भी कहते हैं। विधायिका इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे एक नॉर्मल बात है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका होती है, दूसरी कार्यपालिका होती है और तीसरी न्यायपालिका होती है। तीनों सरकार के तीनों, हालांकि छठी क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं, क्लास 6 से ये जानकारी हमें प्रारंभ हो जाती है। तीनों अंगों का पृथक पृथक कार्य है। जैसे विधायिका द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है, कार्यपालिका को उस विधि को लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका जो है उस विधि की व्याख्या करती है। तो आज हम जो सरकार का पहला अंग है संसद अर्थात व्यवस्थापिका, विधायिका, उस बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए संसद अर्थात विधायिका कैसे बनती है। तो देखिए सबसे पहले इस विधायिका की बात करें तो ध्यान दें, इस विधायिका को हम 2 भागों में बांटते हैं। यानी एक जो है जिसे हम कहते हैं संघीय विधायिका, और दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं राज्य विधायिका। यानी एक तो संघ अर्थात केंद्र सरकार के रूप में जो विधि निर्माण की जो संस्था है पूरे देश की संघ की, उसको संघीय विधायिका, और दूसरी राज्य के अंदर जो विधि निर्माण का काम करती है उसे हम कहते हैं राज्य विधायिका। तो देखने वाली बात यह है कि देखिए संघीय विधायिका का मतलब है संसद। संघीय विधायिका से क्या तात्पर्य है, यानी संसद को ही, पार्लियामेंट को ही हम क्या कहते हैं, संघीय विधायिका कहते हैं। उसी प्रकार जब राज्य विधायिका की बात करते हैं तो राज्य विधायिका के अंदर जिसको हम कहते हैं राज्य विधान मंडल, दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, राज्य विधान मंडल। अब देखिए जो संसद है, ये संसद जो है कैसे बनती है, हालांकि आगे मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन सामान्य जानकारी को बता दूंगा कि संसद जो है, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, मतलब राष्ट्रपति मतलब संसद है, लोकसभा मतलब संसद है और राज्यसभा मतलब संसद है। कई बार हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना गया, माना नहीं गया। जब हम देखते हैं कि आर्टिकल 79 जब हम देखेंगे, अनुच्छेद 79, तो अनुच्छेद 79 के अंदर 79 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अर्थात संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। अब देखिए राज्य विधानमंडल की जब हम बात करते हैं तो देखिए राज्य विधानमंडल भी, जब हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो एक तो राज्य विधानमंडल में आता है राज्यपाल, दूसरा जो है वह है विधानसभा, और तीसरा विधान परिषद। अगर विधान परिषद किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद उस राज्य विधानमंडल का अंग होगी। हालांकि भारत के बहुत सारे राज्य जहां हैं जहां राज्य विधानमंडल नहीं है, ठीक है, कुछ राज्यों में बहुत सारे राज्य हैं जहां विधान परिषद नहीं है,
कुछ राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलकर बनता है राज्य विधानमंडल। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां पर राज्यपाल और विधानसभा दोनों से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है। तो ये एक सामान्य जानकारी है, सब अब बहुत सारे लोगों की इसकी जानकारी है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। अब देखिए बात यह आती है कि संसद में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों है। तो देखिए विधायी प्रक्रिया, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो विधि कानून बनाने, विधि निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कोई भी बिल जब विधि की प्रक्रिया से गुजरता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 111 जो है, अनुच्छेद 111 वो ये कहता है कि वो कोई भी विधि का कोई भी बिल प्रक्रिया से गुजरता है और वो तब तक अधिनियम नहीं बनता है, एक्ट का रूप नहीं लेता है, जब तक कि उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो विधेयक जो है अधिनियम के रूप में विधि का रूप ग्रहण करता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना नहीं गया। संविधान में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो एक सामान्य जानकारी है कि विधायिका क्या होती है। विधायिका, संघीय विधायिका में कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर जो है संघीय विधायिका बनती है, जिसको हम संसद कहते हैं। और राज्य विधायिका की बात करें जिसको राज्य विधानमंडल कहा जाता है। और राज्य विधानमंडल जो है राज्यपाल, विधानसभा से मिलकर बनता है। और किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो फिर इन तीनों से मिलकर ये बनता है। अब हम सीधे संसद की बात करते हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो संसद है। तो मैं एक बार फिर संसद की ओर चलता हूं। ध्यान दें, जैसे हम बात करें संसद की तो देखिए संसद जो है इसके दो सदन है। इसके जो हाउस है, इसके जो सदन है वो दो सदन है। एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। यानी हमने पहले बात की, शुरुआत में जब हम बात की थी, संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, वो तीनों अंग है। ठीक है। अगर अनुच्छेद 79 की बात करें तो संसद के जहां 3 अंगों का उल्लेख है, उन 3 अंगों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। लेकिन जब सदन की बात करें कि संसद के सदन कितने हैं, हाउस कितने हैं, तो 2 सदन है। कितने हैं? 2 सदन। एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। देखिए सारी प्रक्रिया जो है, हमारे संसद का उल्लेख कहाँ है संविधान में, संसद की गठन, संसद की संरचना, संसद के विविध कार्य, शक्तियां, जितने भी जो संसद के कार्य हैं, उन सब जो डेकोरम है उसका पूरा जो वर्णन जो है हमारे संविधान में, वो संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक, यानी हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक, 79 से 122 तक संसद की गठन, उसकी संरचना, लोकसभा, राज्यसभा, पदाधिकारी, शक्तियां, कार्य आदि का जो संपूर्ण जो उल्लेख है वो आपके 79 से 122 तक भाग 5 में किया गया। अब देखिए, एक आपको थोड़ी सी पुरानी बात याद दिला दूं। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुए वो लगभग फरवरी 1952 तक संपन्न हुए। तो अब एक बात आती है कि इस दौरान संसद के सदस्यों के चुनाव नहीं हुए तो कार्य कैसे किया, संसद क्या थी, तो थोड़ी मैं इसको आपको जानकारी दे दूं। देखिए, जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद एकदम हमारी जो आज आपकी पार्लियामेंट्री दिखाई दे रही है, ये पार्लियामेंट्री के चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव तो फरवरी 1952 में हुए। ऐसी परिस्थिति में जो उस समय जो संविधान सभा थी हमारी, उस संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। जो हम
अंतरिम संसद की बात करते हैं तो ये अंतरिम संसद का जो पीरियड है ये वो है जब देश आज़ाद हो गया था और प्रथम आम चुनाव नहीं हुए थे और संसद का गठन जो है नहीं हुआ था। फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव होने तक, तब तक हमारे देश में संसद के रूप में कार्य किया था तत्कालिक संविधान सभा ने, जिसको हम अंतरिम संसद के नाम से जानते हैं। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 17 नवंबर 1948 से लेकर 13 मई 1952 तक, 17 नवंबर 1948 से लेकर 13 मई 1952 तक हमारे संसद के रूप में कार्य किया तत्कालिक संविधान सभा में, संविधान सभा द्वारा, और इसी को हम कहते हैं अंतरिम संसद। देखिए संविधान सभा को वैसी ही शक्तियां प्राप्त थी संसद के रूप में जैसी आज की जो संसद है उसे प्राप्त है, और कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए, जैसे इसी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया। जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पहला प्रथम हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वो कार्य जो है इसी अंतरिम संसद या संविधान सभा के जो अंतरिम संसद काम कर रही थी उसने ये कार्य किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे आपने पहला प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951, जो हमारे देश का जो पहला संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत नौवीं अनुसूची, बहुत महत्वपूर्ण संविधान का भाग है, वो जोड़ा गया। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 और साथ ही साथ पहला जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये सारे कार्य तत्कालिक अंतरिम संसद यानी संविधान सभा जो कार्य कर रही थी उसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना 17 नवंबर 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक जो हमारी जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा द्वारा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात पे ध्यान देना। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बात जो है पूछी गई है। अब हम वापस चलते हैं दोनों हाउस की ओर, थोड़ी सामान्य जानकारी दे दूं दोनों हाउस की आपको। देखिए जो लोकसभा है इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था, हाउस ऑफ पीपल, यानी पहले जो लोकसभा है इस लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो है राज्यसभा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो देखिए लोकसभा, जैसे लोकसभा जो है उसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था और राज्यसभा जो है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब देखिए लोकसभा जो है आज, लोकसभा जो है इस लोकसभा को और किस नाम से आज जाना जाता है? तो लोकसभा को हम क्या कहते हैं? जनता का सदन, जनता का सदन, जनता का सदन। देखिए बात आती है कि जनता का सदन क्यों कहा जाता है, तो सीधी सी बात है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं उसको छोड़कर जो शेष सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की चुनाव की जो प्रणाली है उस प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। फिर लोकसभा जो है, फिर लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहने से तात्पर्य यह है कि लोकसभा जो है उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है, लेकिन लोकसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, अर्थात एक अस्थायी सदन है जिसको भंग किया जा सकता है। तीसरा अगर लोकसभा की बात करें और लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो देखिए ध्यान देना मित्रों, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम सदन भी कहा जाता है। तो इसे हाउस ऑफ पीपल कहते थे, आजकल इसको जनता का सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है।
और प्रथम सदन कहा जाता है। साथ ही साथ इसको एक और नाम से भी हम पुकारते हैं, जानते हैं, वो है कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन। तो देखिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं कि उसको किस किस नाम से पुकारा जाता था, आजकल किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था, पहली बात। दूसरी बात, इसे जनता का सदन कहा जाता है। तीसरी बात, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। चौथी बात, इसे प्रथम सदन कहा जाता है। और पांचवी बात, इसे निम्न सदन कहा जाता है। यानी मैंने आपको यह बताया कि लोकसभा जो है उसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा जाता है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर देखिए, अब हम बात करें यदि राज्यसभा की, कि राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, मैं पहले ही लिखा कि पूर्व में जो राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब बात करें अभी इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहली बात देखिए, या जैसे जैसे लोकसभा को कहते हैं जनता का सदन, उसी प्रकार राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यों का सदन क्या कहा जाता है? राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यों का सदन कहने का तात्पर्य यह है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भिन्न भिन्न राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे हमें संविधान की जो हमारी चौथी अनुसूची है, उस चौथी अनुसूची में हम जाके देखेंगे, चौथी अनुसूची में हम जाके देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, अर्थात राज्यों के जो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। और ये जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका जो चुनाव जो है वो चुनाव भी राज्य की जो विधानसभाएं जो है, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन सदस्यों द्वारा ही जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसलिए इसको राज्यों का सदन कहा जाता है। अब बात करें कि राज्यसभा, दूसरी बात यह भी है कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था वाला देश है, और संघीय व्यवस्था में राज्यों को रिप्रेजेंटेटिव करने वाला जो सदन जो है वो आपका राज्यसभा, इसलिए इसको राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यों का सदन क्यों कहा जाता है? मैंने बताया है कि जो देश का जो संघीय मॉडल है, उस संघीय मॉडल में राज्यों का जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है राज्यों के रूप में, तो राज्यसभा कर रही है। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? राज्यों का सदन। अब बात करते हैं हम दूसरी, जहां मैंने कहा पूर्व में आपको बताया कि लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, और उसी प्रकार राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी सदन। स्थायी सदन कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने बात की थी कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा सदस्यों को 5 वर्ष पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, अर्थात राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसलिए राज्यसभा को एक स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। स्थायी इसलिए है क्योंकि उसका विघटन कभी नहीं होता है। अब तीसरी बात करें तो यहां जैसे लोकसभा प्रथम सदन था, वैसे ही राज्यसभा को जो है द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। फिर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन कहने का कारण यह है कि राज्यसभा में जो लोग जो आते हैं वो अधिकांश विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ और अनुभवी लोग होते हैं, उनको राज्यसभा में स्थान मिलता है। तो ध्यान रखना, लोकसभा को इन नामों से जाना जाता है, जैसे जनता का सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन। वैसे ही राज्यसभा को राज्यों का सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे संसद की संरचना का स्ट्रक्चर, संरचना का मतलब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है और वर्तमान में कितनी सीटें हैं, उसको लेकर हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गठन और संरचना जब हम देखते हैं संसद की, तो हम 2 अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। एक और जो है वो है राज्यसभा, और दूसरा जो सदन है वो है लोकसभा।
देखिए अनुच्छेद 80 आर्टिकल जो 80 है 80 जो है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी हुई है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी हुई है। यानी संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। अब देखिए जब हम राज्यसभा की संरचना की बात करते हैं तो देखिए पहली बात तो यही है कि अधिकतम कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, अधिकतम कितने स्थान है राज्यसभा के। तो देखिए हम अधिकतम की बात करें कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो जैसा कि संविधान में उल्लेखित है कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250। यानी अधिकतम जो सदस्य राज्यसभा के हो सकते हैं वो सदस्य हैं 250। लेकिन बात यदि वर्तमान की करें, आज की बात करें, तो वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो देखिए वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। कितने हैं? 245। यानी राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। तो थोड़ा इसको भी बांट लेते हैं। कई बार पूछा जाता है जो आपके अधिकतम 245 हो सकते हैं ये सदस्य जो हैं, इनमें 238 जो है वो राज्यों से व यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश वहां से होंगे और 12 सदस्य जो हैं वो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति जो है, जो आर्टिकल 83 जो हमारा है, अनुच्छेद 83, उसके तहत कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये जो 4 क्षेत्र है, कला, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्र में विशेष उपलब्धि रखने वाले, विशेष कार्य करने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इस प्रकार 238 प्लस 12 मिलकर अधिकतम 250 हो सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। ये 245 कहां से हैं? तो देखिए 245 में से 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से हैं, विभिन्न राज्यों से, ठीक है। और 4 जो सदस्य हैं, ये 4 सदस्य यूटी से हैं, यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से है, और 12 जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत है। तो 229 4 प्लस 12 तो कुल मिला के कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य वर्तमान में है। अब हम यदि लोकसभा की संरचना की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 552। यानी लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। तो 552 हो सकती है, लेकिन यदि बात हम वर्तमान की करें कि आज लोकसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्य हैं 545। कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। 545 सदस्य है। ये जो 545 सदस्य है, इन 545 सदस्यों का अलग अलग कैसे हैं? तो देखिए 3 भागों में बांट लेते हैं यहां पर भी। तो 530 सदस्य जो है वो राज्यों से हैं, जो विभिन्न राज्य हैं उस राज्यों से चुने जाएंगे 530 सदस्य। 13 जो सदस्य हैं, ये 13 सदस्य आपके चुने जाएंगे यूटी से अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय जिनका संसद में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उनके रूप में 2 सदस्य राष्ट्रपति जो है लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अर्थात वर्तमान में 545 हैं, जिनमें 530 राज्यों से है, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से है और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के रूप में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार वर्तमान में 545 सदस्य हो सकते हैं। अब बात करें राज्यसभा की। देखिए ये जो स्थान जो है, जो सीटें जो है, इन सीटों का निर्धारण जो है परिसीमन
संसद द्वारा परिसीमन आयोग के माध्यम कराया जाता। देखिए आज तक 4 बार 1952, 1962, 1972 और 2002 4 बार 1962, 1952, 62, 72, 2002 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो देखिए जो स्थान आप देख रहे हैं संसद में, ये लोकसभा के जो स्थान है, संसद के जो स्थान है, एक संविधान संशोधन हुआ था 84वां संविधान संशोधन, जो कि आपके हुआ 2000 में। कब हुआ? 2000 में। 2000 में 84वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत निर्धारित कर दिया गया कि संसद की, लोकसभा की जो सीटें वगैरह हैं वो जो है उसकी जो निर्धारण किया गया वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया और 2026 तक ये रहेगा। अर्थात 2026 तक इन सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। 2026 के बाद हो सकता है संसद जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें बदलाव कर सकती है। अब कुछ बात और कर लें। जैसे हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस राज्य में? तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम सदस्य संख्या है 31। कितनी है? 31 है। और बात यदि राजस्थान की करें तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10। अब यदि हम लोकसभा की देखें तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में किस राज्य की सबसे अधिक सदस्य संख्या है? तो लोकसभा की सबसे अधिक सदस्य संख्या है यूपी में 80, और राजस्थान की बात करें तो 25 सीटें। अब ध्यान रखना, लोकसभा में एससी और एसटी वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो देखिए यह भी ध्यान रखना आप, लोकसभा में 84 एससी के लिए और 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। वर्तमान की यदि बात करें तो लोकसभा में 84 सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है और साथ ही साथ 47 सीट जो है वो एसटी के लिए आरक्षित है। तो आज हमने संसद का सामान्य परिचय और संसद के दोनों सदनों की एक बेसिक संरचना देखी। अगली क्लास में हम राज्यसभा का गठन और उसकी शक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।